नमस्कार, कार्यक्रम युवा समय में आपका स्वागत है। मैं हूं अक्षय द्विवेदी। नमस्कार, मैं हूँ सृष्टि जैन और जैसे कि दोस्तों आपको पता है ये कार्यक्रम खास तौर से आप सभी के लिए। तो अगर आपके पास भी कोई ऐसे ही नए टैलेंट्स है तो आप हमारी मेल आईडी पे हमें बता सकते हैं। अरे रुको रुको सृष्टि, क्या हो गया है भाई तुम्हें? जो चीज कार्यक्रम के अंत में बतानी है वो कार्यक्रम की शुरुआत में बता रही हो। भाई बताएंगे, लेकिन उन दर्शकों को जो कार्यक्रम के अंत तक हमसे जुड़े रहेंगे। अभी सबसे पहले तो दर्शकों को ये बताओ कि हमारे आज के पिटारे में क्या क्या है। वो सही कहा, पर हमारे युवा हैं ही इतने अच्छे, मैं क्या करूं। पर मैं बताती हूँ दोस्तों, आज हम मिलेंगे एक ऐसी शख्सियत से जिनके बारे में आप बहुत कुछ सीख सकते हैं उनसे। उसके बाद हम आपको ले चलेंगे इंदौर की हैकेथॉन में। बिल्कुल, और इसके बाद वक्त होगा मनोरंजन का। और ऐसे में युवाओं के करियर रिलेटेड बात ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है। तो आखिर में हम चलेंगे शुभम के पास रोजगार डायरी में। और अक्षय, जैसे कि अभी तुमने बोला, अगर हम युवाओं की बात कर रहे हैं तो हमारे मोदी जी को हम कैसे भूल जाएं। मोदी जी आजकल युवाओं के लिए कितना कुछ कर रहे हैं। अगर मैं एंटरप्रेन्योरशिप की बात करूं, स्टार्टअप्स की बात करूं, स्कीम्स की बात करूं, और भी पता है रिसेंटली 17 सितंबर को मोदी जी का बर्थडे भी था। अरे सृष्टि, तुम्हें पता है मोदी जी ने अपने बर्थडे पर हमें क्या तोहफा दिया है? याद तो मोदी जी ने रिटर्न गिफ्ट में हम सब के लिए नामीबिया से कुछ खास मेहमानों को बुलाया है। सृष्टि, तुम जानती हो भारत में पिछले 70 साल से शेर चीतों की प्रजाति बहुत ज्यादा कम हो चुकी है, और खास तौर पे चीतों की प्रजाति तो लगभग विलुप्त हो चुकी है। इसी को ठीक करने के लिए नामीबिया से 8 चीतों को मध्य प्रदेश के मुरैना जिले के कूनो नेशनल पार्क में बुलवाया गया है और उनको एक नया घर दिया गया है और चीतों की प्रजाति को एक नई उम्मीद। क्या बात है, ये तो मुझे ऐसा लग रहा है बिल्कुल एक रिटर्न गिफ्ट की तरह कि मोदी जी ने उनके बर्थडे पे हमें एक रिटर्न गिफ्ट दे दी है। और उसके साथ साथ पर ये पता है चीतों की खासियत क्या है? क्या? इन चीतों की ये खासियत है कि ये दहाड़ते नहीं है, ये म्याऊं म्याऊं करते हैं। अच्छा। पर एक और बात, इनके म्याऊं म्याऊं करने पे मत जाना, क्योंकि इनकी जो स्पीड है, इनकी रफ्तार 130 किलोमीटर पर आवर है। क्या बात है, क्या बात है। पर हमारे देश के युवाओं की रफ्तार भी कुछ ऐसी ही है। इसीलिए आज के हमारे जो मेहमान हैं वो खुद एक जानी मानी यूथ लीडर हैं, और हमने आमंत्रित किया है एनवाईके की स्टेट डायरेक्टर को। ये एनवाईके क्या है? शर्मिंदा होने की कोई जरूरत नहीं है, हमारे कई दर्शकों को भी एनवाईके के बारे में जानकारी नहीं है। इसीलिए हमने एनवाईके की स्टेट डायरेक्टर को आज स्टूडियो में आमंत्रित किया है। तो चलो तुम्हारे सारे सवालों के जवाब उनसे खुद जानते हैं। मिलते हैं एनवाईके की स्टेट डायरेक्टर से अभिलाष के साथ। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का युवाओं को समर्पित आपके अपने कार्यक्रम युवा समय के खास सेगमेंट एक खास मुलाकात में। आज हम बात करने वाले हैं नेहरू युवा केंद्र के राज्य निदेशक श्री रुचित्र त्यागी सर से, जिन्होंने अपने योगदान से नेहरू युवा केंद्र में कई नवाचार किए और इन नवाचारों के माध्यम से युवाओं को मंच प्रदान करने का काम किया। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे आज के कार्यक्रम में। बहुत बहुत धन्यवाद अभिलाष जी। सर, सबसे पहले तो मैं आपसे यही जानना चाहूँगा और मेरा आग्रह रहेगा आपसे कि आप हमारे दर्शकों को बताएं कि नेहरू युवा केंद्र क्या है, कैसे काम करता है, और नेहरू युवा केंद्र के यदि हम बात करें तो विजन, मिशन और इंटेंशन क्या है। ओके। नेहरू युवा केंद्र का जो इतिहास है वो बड़ा लंबा इतिहास है। देश की आज़ादी के बाद से ही जब देश का बहुत तेज़ गति से विकास शुरू हुआ, बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चर देश में बनने शुरू हुए, बहुत सारे यूनिवर्सिटीज़, बहुत सारे रिसर्च इंस्टीट्यूट्स जब देश में बनने शुरू हुए, तो एक विचार ये आया कि देश में बहुत सारे ऐसे नौजवान हैं जो पढ़ नहीं रहे हैं या जिन्हें पढ़ने का अवसर नहीं मिला है। जो पढ़ रहे हैं बच्चे, वो चाहे स्कूल के लेवल पर हों, विश्वविद्यालय के लेवल पर हों, रिसर्च इंस्टीट्यूशंस में पढ़ने वाले बच्चे हों, उनको एक मंच मिला हुआ है, उनको एक अपॉर्चुनिटीज़ मिली हुई हैं। लेकिन देश का बहुत बड़ा नौजवान ऐसा भी है, क्योंकि हम सब जानते हैं उस समय एजुकेशन की बहुत अच्छी व्यवस्थाएं नहीं थी, बहुत दूर दूर स्कूल थे, और देश जो है कृषि प्रधान हमारा देश था, तो बहुत सारे नौजवान पढ़ते नहीं थे या पढ़ाई बीच में छोड़ देते थे। तो सरकार के पास ये एक बड़ा सवाल था कि ऐसे नौजवानों का विकास किस तरीके से हो। इस प्रकार के युवा जो पढ़ाई छोड़ चुके हैं, छोटा मोटा काम धंधा करते हैं, खेती बाड़ी करते हैं, ऐसे युवाओं को देश की जो मुख्य धारा है उसमें कैसे उनको शामिल किया जाए, कैसे उनको
रखा जाए, किस तरीके से उनको अवसर प्रदान किए जाएं। निश्चित रूप से उनके अंदर भी कोई ना कोई कला है, कोई ना कोई प्रतिभा है, कोई ना कोई अच्छी चीज़ें उनके अंदर हैं, तो उनका विकास किस तरीके से हो और देश के विकास में, देश की मुख्य धारा में वो किस तरीके से अपना सहयोग प्रदान करें। तो इस बात को लेकर के विचार विमर्श हुआ और उस विचार को जो है 1972 में वो साकार हुआ। नेहरू युवक केंद्र उस समय इसको कहा गया था। नेहरू युवक केंद्र की देश में स्थापना की गई और नेहरू युवक केंद्र का जो टारगेट था या जो उद्देश्य था, वो उद्देश्य यही था, उस समय की मैं बात कर रहा हूँ अभी, कि गैर छात्र ग्रामीण युवा, इस देश के जो गैर छात्र ग्रामीण युवा हैं उनको हम किस तरीके से मोबिलाइज करें, किस तरीके से उनको ऑर्गेनाइज करें, किस तरीके से हम उनको देश के निर्माण में उनका सहयोग लें, किस तरीके से उनके विचारों में रचनात्मकता आए, कैसे वो देश के लिए एक पोटेंशियल यूथ बन सकें। इस उद्देश्य को लेकर के 1972 में नेहरू युवक केंद्र की स्थापना की गई। उस समय ट्रायल के तौर पे कुछ चुने हुए जिलों में जो है नेहरू युवक केंद्र खोले गए और उद्देश्य वही था, जैसा मैंने आपको अभी बताया, कि देश के निर्माण में युवाओं का किस तरीके से हम सहयोग लें, राष्ट्र की मुख्य धारा में ऐसे युवाओं को जो किसी इंस्टीट्यूशंस के साथ नहीं जुड़े हैं, उनका सहयोग हम किस तरीके से राष्ट्र के निर्माण में लें। इस उद्देश्य को लेकर के नेहरू युवा केंद्र की स्थापना 1972 में की गई। 72 से लेकर के और 1987 तक कई अलग अलग मंत्रालयों में जो है ये एक तरीके से कहेंगे उसके अंतर्गत, कभी सोशल वेलफेयर, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल वेलफेयर के अंडर में नेहरू युवक केंद्र रहे, उसके बाद मिनिस्ट्री ऑफ HRD में रहे, उसके बाद जो है 1987 में सरकार ने एक बहुत बड़ा निर्णय लिया कि इसको जो है पूरे देश में इसका विस्तार किया जाए। और क्योंकि ये एक सरकारी महकमा मात्र नहीं है, ये एक ऐसा विभाग है जो वॉलंटियरिज्म में विश्वास करता है, जो देश के जो युवा हैं उनमें एक वॉलंटियर्स की भावना, एक स्वयंसेवक की भावना पैदा करता है। तो ये निर्णय सरकार के द्वारा लिया गया कि इसको सरकारी महकमे की तरह ना ट्रीट किया जाए, पूरी तरीके से इसका सरकारीकरण ना किया जाए। तो 1987 में एक नेहरू युवा केंद्र संगठन, ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना की गई और 1987 में एक स्वायत्त शासी संस्था बना करके जितने भी जिलों में ये नेहरू युवा केंद्र हमारे उस समय चल रहे थे, वो सारे उस स्वायत्त शासी संस्था के अंतर्गत जो है स्थानांतरित कर दिए गए। और तभी से देश के हर जिले में नेहरू युवा केंद्र को खोलने का एक बड़ा अभियान शुरू हुआ। अभी देश के 623 जिलों में हमारे नेहरू युवा केंद्र जिला स्तर पर, जिले में ही इसका ऑफिस होता है, जिला 623 जिलों में नेहरू युवा केंद्र हमारा अभी कार्य कर रहा है। जो नए जिले जो बने हैं उनमें भी नेहरू युवा केंद्र का जिला कार्यालय खोलने की प्रक्रिया चल रही है और बहुत जल्दी हमारी जो रीच है वो उन ऐसे जिलों में भी हो जाएगी जो जिले नए बने हैं। बिल्कुल सर, एक मुझे कथन याद है, महात्मा गांधी जी कहा करते थे कि भारत को यदि जानना है तो भारत के गाँव में जाइए। ग्रामीण भारत में भारत की आत्मा निवास करती है। तो सर, जैसे हम देखते हैं कि शहरों में जानकारियाँ सुलभता से उपलब्ध हो जाती हैं, लेकिन गाँव में जानकारियों का अभाव होता है। तो उन गाँव में युवाओं को जोड़ने के लिए या युवा प्रतिभाओं को तराशने के लिए नेहरू युवा केंद्र किस तरह की गतिविधियां आयोजित करता है, या कैसे वो युवाओं को गाँव से उठाकर एक शहर के प्लेटफॉर्म तक लेके आता है? सर जी अभिलाष जी, मैं बताना चाहूँगा कि जिले स्तर पे हमारा एक सेटअप है जहाँ हमारा एक जिला युवा अधिकारी रहते हैं, उनके साथ में उनके एक प्रोग्राम सुपरवाइजर या प्रोग्राम असिस्टेंट रहते हैं और एक MTS जो मल्टीपर्पज़ टास्क फोर्सिंग जिसको हम कहते हैं, वो उनके साथ जिला स्तर पे हमारा ऑफिस में रहते हैं। उसके साथ साथ प्रत्येक जिले, प्रत्येक विकास खंड में हमारे 2 वॉलंटियर्स, जिनको हम नेशनल यूथ वॉलंटियर्स कहते हैं जी, है ना, नेशनल यूथ वॉलंटियर्स हम प्रत्येक विकास खंड में 2 हम रखते हैं और उनको सरकार के द्वारा ऑनरेरियम दिया जाता है। 5,000 रुपये प्रति माह उनको ऑनरेरियम दिया जाता है। रोजगार की दृष्टि से भी मैं इसको रोजगार तो नहीं कहूँगा बिल्कुल भी, क्योंकि हम रोजगार उनको नहीं दे रहे हैं, हम उनको एक अवसर दे रहे हैं और ये अवसर सिर्फ उनको अधिकतम 2 वर्षों तक का मिलता है।
हम 2 वर्षों तक उनकी एज ए वॉलंटियर्स उनकी सेवाएं ले सकते हैं, क्योंकि ये रोजगार बिल्कुल नहीं है, ये एक अवसर है उनके पास 2 साल देश की सेवा करने का, राष्ट्र की सेवा करने का, समाज को जानने का, समाज को पहचानने का एक अवसर उनके पास है। और 2 साल वो काम करते हैं, उसके बाद हम उनको जो है फर्दर वो उनका, क्योंकि वो खुद इतने सक्षम हो जाते हैं, इतने सशक्त हो जाते हैं कि वो अपने आप को कहीं ना कहीं स्थापित कर लेते हैं। तो उनके माध्यम से हमारी जो रीच है वो हर गांव में रहती है। लगभग एक वॉलंटियर को हम 20 गांव उनको अलॉट करते हैं कि भाई 20 गांव में आपको हमारी जो इकाई है उसको हम यूथ क्लब कहते हैं, गांव की इकाई। यूथ क्लब का तात्पर्य ये होता है कि गांव में एक 10 बच्चों का, 15 बच्चों का, महिलाओं का या पुरुषों का एक समूह, एक संगठन ऐसा बनाया जाए 10, 15, 20 बच्चों का, जो गांव के विकास के बारे में, गांव की समस्याओं के बारे में कुछ थोड़ा सा विचार करें और कुछ काम भी करें विचार के साथ साथ, है ना, कि उनके गांव की क्या समस्याएं हैं, क्या प्राथमिकताएं हैं, उसमें उनका सहयोग क्या हो सकता है। इसको लेकर के हम गांव-गांव जाकर के अपने युवा मंडल और महिला मंडलों का गठन करते हैं। तो जो हमारे वॉलंटियर्स हैं उनका काम यही होता है कि वो उनको ऑर्गेनाइज करते हैं, उनको अवेयर करते हैं, उनको मोटिवेट करते हैं और देश, गांव के विकास के लिए और राष्ट्र के विकास के लिए उनको प्रेरित करते हैं। जो उनकी अपनी क्षमताएं हैं, जितनी हर व्यक्ति की अपनी अलग अलग क्षमताएं हैं, अपनी क्षमताओं के अनुकूल, अपनी क्षमताओं के अनुसार वो जो अपना योगदान दे सकते हैं, उस योगदान को देने के लिए हमारे जो वॉलंटियर्स, हम उनको प्रेरित करते हैं। उनको जोड़ने के लिए, उनको मोटिवेट करने के लिए हमारे बहुत सारी हमारी स्कीम्स हैं, बहुत सारे हमारे प्रोग्राम हैं, जिनके माध्यम से एक तरीके से मैं ये कहूँगा कि वो सारे टूल्स हैं हमारे। और टूल्स जो हैं, लेकिन उन टूल्स का जो मतलब है, जो उनका ऑब्जेक्टिव्स है, ऑब्जेक्टिव अल्टीमेटली वही है कि हम उनको देश के युवाओं को राष्ट्र के निर्माण में लगाएं, देश का एक अच्छा जिम्मेदार नागरिक उनको बनाएं और वो भी देश के विकास में अपना सहयोग दे करके अपने आप को गौरवान्वित महसूस करें। इसलिए हम अपने सारे प्रोग्राम्स को ऑर्गेनाइज करते हैं। वो प्रोग्राम हमारे टूल्स हैं। जी। क्योंकि अब जब गांव में जाते हैं तो बहुत तरह के, मैंने पहले बताया कि हर व्यक्ति के अंदर कोई ना कोई प्रतिभा अवश्य होती है। बिल्कुल सर एक से जैसे आपके राष्ट्र निर्माण का जो एक सिपाही बनकर नेहरू युवा केंद्र के माध्यम से मैंने भी एक भारत श्रेष्ठ भारत में शिविर किए या कई जो गतिविधियां हैं उनमें मैं हिस्सा रहा हूं। तो सर मैं जानना चाहूँगा, वो मेरे दर्शकों को आप बताएं कि जो एक गतिविधियां नेहरू युवा केंद्र की होती हैं, तो भविष्य में क्या गतिविधियों को लेकर नेहरू युवा केंद्र कार्य कर रहा है और क्या एक संकल्पना के साथ नेहरू युवा केंद्र बढ़ रहा है? जी, जैसा मैंने अभिलाष जी पहले भी बताया कि हमारा जो अल्टीमेट जो ऑब्जेक्टिव्स है वो ये है कि हम देश के लिए अच्छे नौजवान तैयार करें, देश के लिए जिम्मेदार नागरिक तैयार करें। उसके लिए बहुत सारे हमारे प्रोग्राम्स हैं। बहुत सारे प्रोग्राम्स हमारे ऐसे भी हैं जो देश की राष्ट्रीय एकता और अखंडता को प्रोत्साहित करने के लिए होते हैं। हम सब जानते हैं कि भारत देश जो ऐसा देश है, दुनिया में एकमात्र देश ऐसा है जहां विभिन्नताएं ही विभिन्नताएं हैं। चाहे आप भाषा के बारे में ले लीजिए, खान पान के बारे में ले लीजिए, वेशभूषा के बारे में ले लीजिए, क्लाइमेटिकली ले लीजिए, इतनी विभिन्नताओं वाला देश कोई नहीं है। तो हम इस देश को एक सूत्र में बांधे रखें, हम एक दूसरे की भाषा का सम्मान करें, एक दूसरे के कल्चर को सीखें, ये एक बहुत बड़ा काम इस देश के लिए है। तो हमारे बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम हैं जिनका आपने भी नाम लिया। मैं बताना चाहूँगा 2-4 प्रोग्राम, जैसे कश्मीरी यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम। कश्मीर के जो बच्चे हैं उनको हम देश के विभिन्न भागों में लाते हैं, उनको यहाँ के रहन सहन, यहाँ के परंपरा, यहाँ के तीज त्यौहार, यहाँ के खान पान के बारे में हम उनको अवगत कराते हैं, सिखाते हैं, उनके कल्चर को भी हम सीखते हैं। इसी तरीके से हमारा नॉर्थ यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम है। हम जानते हैं कि जो हमारी 7 सिस्टर्स हैं वो बिल्कुल बहुत दूर हैं और बिल्कुल अलग थलग हैं। तो नॉर्थ ईस्ट के युवाओं को इधर इन प्रदेशों में लाना, उनको यहाँ रखना, उनकी संस्कृति को एक्सचेंज करना, खान पान को एक्सचेंज करना, वो एक बहुत बड़ा हमारा प्रोग्राम है। और प्रधानमंत्री जी के आह्वान पर एक प्रोग्राम शुरू हुआ था कुछ वर्षों पहले, एक भारत श्रेष्ठ भारत, है ना। तो एक भारत श्रेष्ठ भारत में भी हमारा यही है कि हम एक दूसरे स्टेट में जाते हैं, उन बच्चों के साथ रहते हैं, उन बच्चों को यहाँ बुलाते हैं और बच्चों का फैमिली प्लेसमेंट कराते हैं, उनका परिवारों में उनको स्थापित कराते हैं। ऐसे नहीं कि वो एक समूह में रहें या कहीं एक बिल्डिंग में रहें,
बल्कि उनको कुछ परिवार चिन्हित किए जाते हैं, उन परिवारों में उनको 5 दिन के लिए 10 दिन के लिए कल्चरल स्थापित किया जाता है। yes. कैसे वो कुछ सीख के जाएं बिल्कुल यहाँ से। बिल्कुल, हम भी सीखें और हम वो हमारी संस्कृति और तीज त्योहार को सर, सीखें और हम बिल्कुल, उनके उसको बिल्कुल सीखें। सर, मेरा एक और अगला प्रश्न आपसे ये है, चूंकि नेहरू युवा केंद्र के बारे में हम जान रहे हैं और कैसे नेहरू युवा केंद्र काम करता है, लेकिन आज जो युवा है वो कहीं ना कहीं अपने करियर को लेके आशंकित रहता है। तो सर, जब आप हमारी उम्र में रहे होंगे, जो हमारे दर्शक देख रहे हैं उनकी उम्र में जब आप रहे होंगे, तो उस उम्र में आपने अपने करियर को लेके क्या सोचा था? कैसे आपकी एक यात्रा नेहरू युवा केंद्र में शुरू हुई, कैसा सफ़र रहा? वो कोई किस्से जो आप सुनाना चाहें कि कैसा रहा नेहरू युवा केंद्र का आपका सफ़र? जी, मैं बताना चाहूँगा अपने बारे में। बेसिकली जब मैं कॉलेज में पढ़ता था, यूनिवर्सिटी में पढ़ता था, तो मैं बेसिकली एक स्पोर्ट्स पर्सन था जी। और बहुत बड़े ख्वाब मेरे नहीं थे, क्योंकि मेरे जो सर्किल के लोग थे या जिन लोगों के साथ मैं रहता था वो सब स्पोर्ट्स पर्सन थे, और उस समय उनका ज़्यादातर लोगों का एक ही लक्ष्य रहता था कि हम जो है नेशनल खेलने, इंटर यूनिवर्सिटी खेलें, उसके बाद NIS का नाम आपने सुना होगा, जिसको अभी साई कहने लगे हैं, स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया। पहले इसका नाम NSNIS हुआ करता था, नेशनल नेताजी सुभाष चंद्र नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स। तो उनका अपना एक कोर्स होता था, तो उस कोर्स को करने का बड़ा चार्म रहता था। उस कोर्स को करने के बाद जो है कोच की नौकरी बड़ी आसानी से मिल जाती थी, तो उधर उसका प्रयास कर रहे थे जी। और फिर इधर पता लगा कि NYKS का एक्सटेंशन हो रहा है। NYKS से मैं पहले से जुड़ा हुआ रहा था। मैंने बहुत सारे अपने उस जमाने में, जब मैं कॉलेज में और उससे पहले इंटरमीडिएट में था, तो मैंने बहुत सारे NYKS के प्रोग्राम्स में भाग लिया था, तो मैं वेल अवेयर था। और जब इसका एक्सटेंशन होना शुरू किया, जैसे मैंने बताया कि 87 में इसको ऑटोनोमस बनाया गया, तो 88 में बड़ा सफ़र रहा है। बड़ा सफ़र रहा, और 88 में हमें नेहरू युवा केंद्र में हमारा सिलेक्शन हुआ और हमने 1988 से जो है कार्य शुरू किया। और ये सौभाग्य है कि मेरी जो 88 में पहली जो नियुक्ति थी, तो वो आप ही के ज़िले से, विदिशा से मैंने अपना सफ़र शुरू किया था। उसके बाद हरियाणा, उत्तर प्रदेश के विभिन्न जिले, इसी से जोड़ते हुए सर मैं एक संगठन मुख्यालय में। जी बताइए। इससे जुड़ा हुआ एक प्रश्न मेरा ये है कि जैसे आपने एक लंबा सफ़र रहा है आपका, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो हमारा स्वाधीनता दिवस के उपलक्ष्य में एक आग्रह किया है देश से कि अमृत काल मनाएं हम स्वाधीनता का, तो इस अमृत काल में अमृत काल में नेहरू युवा केंद्र की क्या भूमिका रहेगी, क्या संकल्प है और कैसा रहेगा नेहरू युवा केंद्र का अमृत काल? आज़ादी का अमृत महोत्सव जो है, ये एक बहुत ही मतलब महत्वपूर्ण और गरिमापूर्ण कार्यक्रम ये एक है, और नेहरू युवा केंद्र इसको बहुत अच्छे तरीके से सेलिब्रेट कर रहा है। हमने जो है आज़ादी के अमृत महोत्सव की कार्यक्रमों की एक बहुत लंबी श्रृंखला है। उस श्रृंखला में हमारे द्वारा फिट इंडिया फ्रीडम रन, उसमें ये था कि भाई जिले के 75 गाँवों में, हर जिले के 75 गाँवों में 75 युवाओं के साथ जो है फिट इंडिया फ्रीडम रन का आयोजन किया जाए। वो आयोजन हमने लास्ट ईयर अक्टूबर के महीने में किया था। उसके बाद एक स्वच्छता का बहुत बड़ा प्रोग्राम हमने कैंपेन चलाया था, स्वच्छ इंडिया कैंपेन। उसमें भी यही था कि हर जिले के 75 गाँवों को हम प्लास्टिक से मुक्त करें। उसके लिए बड़ा अभियान हमने किया और बहुत ही अच्छे तरीके से हम सब लोगों ने चलाया। और उसके अतिरिक्त और भी बहुत सारे प्रोग्राम जो हैं आज़ादी के इस अमृत महोत्सव की श्रृंखला में हम कर रहे हैं। अभी हमारा एक इसी महीने से शुरू होने जा रहा है, वो हम एक युवा उत्सव कार्यक्रम बहुत बड़ा पूरे देश में मनाने जा रहे हैं। उसमें ब्लॉक लेवल से लेकर के और राष्ट्रीय स्तर तक का वो एक उत्सव है। उत्सव जैसा हम सब जानते हैं कि जिसमें हर्ष हो, उल्लास हो हुल्लड़ भी हो, थोड़ा मौज मस्ती हो युवाओं का, इस तरीके का वो एक उत्सव है। पूरा एक प्रोग्राम डिजाइन हुआ है और उसको ब्लॉक लेवल से हम शुरू कर रहे हैं, जिसमें सांस्कृतिक गतिविधियां भी होंगी, जिसमें बौद्धिक सत्र भी होंगे, जिसमें युवाओं का संवाद भी होगा और युवाओं का पार्लियामेंट भी होगा। बहुत सारे कंपटीशंस होंगे, बिल्कुल सर, है ना, बहुत सारे कंपटीशंस होंगे। ड्राइंग से जुड़ा हुआ एक और प्रश्न मैं आपसे पूछता हूँ कि जैसे मान लीजिए अमृत काल को लेकर एक पूरी योजना, समृद्धि योजना है आपकी, तो विश्वगुरु भारत की ओर जो अग्रसर हो रहा है, तो इस विश्वगुरु की ओर बढ़ते भारत में आप क्या देखते हैं कि युवाओं में कितनी संभावनाएं हैं? हमारे जो दर्शक देख रहे होंगे उनकी क्या भूमिका होगी इस भारत को आगे बढ़ाने में, और उनके लिए आप क्या संदेश देना चाहते हैं सर? देखिए,
हम सब इस बात को जानते हैं कि भारत जो है वो युवाओं का देश है, नौजवानों का देश है जी और सबसे ज़्यादा युवा आज की तारीख में हमारे ही देश में जी है ना, हम सब इस बात को जानते हैं। मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा कि जब किसी परिवार में एक बेटा जवान हो जाता है तो उसकी माँ ये कहती है या उसके जो फादर हैं, जो उसके अभिभावक हैं, वो ये कहते हैं कि अब मुझे चिंता की कोई बात नहीं, मेरा बेटा जवान हो गया है। तो इस देश में तो जवानों की कमी नहीं है, बिल्कुल, है ना। इस देश का तो हर युवा नौजवान है। 45 से 50-55% जो आबादी है वो युवाओं की आबादी है। तो मुझे कोई बिल्कुल संदेह नहीं है इस चीज में। हम तो विश्व गुरु थे, विश्व गुरु हैं और विश्व गुरु रहेंगे। किसी ने लिखा कोई भी है कि कोई संदेह मुझे बिल्कुल नहीं लगता। और समय के साथ साथ कुछ विकृतियां कह लीजिए, कुछ समस्याएं कह लीजिए, कुछ चैलेंजेस कह लीजिए, कई बार छोटे मोटे आते हैं और वो बाधाएं तो आती हैं, आती रहेंगी। और अटल जी की पंक्तियां बिल्कुल वो सर, समाप्त एक हो और जाती हैं। जैसे मान लीजिए हमारे जो दर्शक आज आपको देख रहे होंगे, नेहरू युवा केंद्र को समझ रहे होंगे, तो वो कैसे नेहरू युवा केंद्र से जुड़ें? आपकी कोई वेबसाइट हो या कोई पता हो, फोन नंबर हो जिसके माध्यम से वो जुड़ सकते हो? देखिए, हमारा एक तो हर जिले में ऑफिस है और वेल नोन ऑफिस है। जी। कहीं भी पूछ सकते हैं कि भाई नेहरू युवा केंद्र का ऑफिस कहाँ है। और हमारी वेबसाइट है nyks.org.nic करके। जी। उस पर अगर जाएंगे तो उसमें हमारा हर जिले का जो ऑफिस है उसके एड्रेस, उसके कॉन्टैक्ट नंबर उस पर मौजूद हैं। बड़ी आसानी से उसमें ज्वाइन अस का एक ऑप्शन आता है, तो आप उस पर ज्वाइन अस पे क्लिक करके अपने आप को एज ए वॉलंटियर रजिस्टर्ड भी कर सकते हैं। बिल्कुल सर। बहुत सिंपल है जी। और मतलब सारी बहुत चीज़- आसान बहुत प्रक्रिया के आसान माध्यम है। से युवा जो है नेहरू युवा केंद्र से जुड़ सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आज आपने हमारे लिए समय दिया और हमारे जो युवा साथी इस सेगमेंट को देख रहे होंगे उनको आपने मार्गदर्शित किया किस तरह नेहरू युवा केंद्र से भाई जुड़ सकते हैं और राष्ट्र निर्माण में अपना योगदान दे सकते हैं। बहुत धन्यवाद सर। बहुत बहुत धन्यवाद अभिलाष जी, और दूरदर्शन को भी बहुत बहुत धन्यवाद, मुझे यहाँ बुलाया और मुझे अपनी बात कहने का अवसर दिया। जी सर। नमस्कार। अब पता चला सृष्टि, नेहरू युवा केंद्र क्या है। यकीनन युवाओं को अगर सही डायरेक्शन दिया जाए तो बहुत कुछ किया जा सकता है। बिल्कुल सही कहा। और अगर युवाओं की बात हो रही हो तो फिर स्वच्छता कैसे पीछे छूट जाए। और ख़ास तौर से भोपाल और इंदौर की अगर मैं बात करूं तो वो तो क्लीनेस्ट सिटीज़ हैं। उसमें आजकल हमारे युवा क्या कुछ नहीं कर रहे हैं। और पता है दूसरी सिटीज़ भी अपना जी जान लगा के मेहनत कर रही हैं। बिल्कुल बिल्कुल सृष्टि, मुझे लगता है स्वच्छता एक सोच है, एक आदत है। जैसे रोज़ अपना सूखा गीला कचरा अलग अलग करना, गार्बेज व्हीकल का इस्तेमाल करना। यहाँ तक कि कई लोगों को नहीं पता है कि आजकल गार्बेज व्हीकल में ई वेस्ट के लिए एक अलग सेक्शन होता है। यानी कि आपके पुराने मोबाइल फ़ोन या इलेक्ट्रॉनिक्स को आप रिसाइकल कर सकते हैं और ग्रीन प्लैनेट का एक हिस्सा बन सकते हैं। क्या बात है। और अगर सोच की बात हो, स्वच्छता की हो, इंदौर की हो, तो फिर ये तो बड़ी नाइंसाफ़ी होगी अगर मैं हैकेथॉन को भूल जाऊं। तो आइए चलते हैं हमारे नेक्स्ट सेगमेंट की ओर, जिसमें हम आपको ले चलेंगे इंदौर की हैकेथॉन में। आइए लिए चलते हैं आपको स्मार्ट इंडिया हैकेथॉन 2022 के लिए सेज यूनिवर्सिटी इंदौर के कल्पवृक्ष ऑडिटोरियम में। सबसे पहले तो सेज यूनिवर्सिटी इंदौर में 14 इंस्टीट्यूट हैं, बट जो हैकेथॉन है हमारे टेक्निकल वे से रिलेट करता है। तो उसके लिए हम ये सोचते हैं कि यहाँ पे स्टूडेंट एम्बेसडर काउंसिल है, तो वो हमको हेल्प करती है सारी लोगों से इंटरेक्ट करने का। यहाँ पे आप देख सकते हैं साउथ इंडिया से लोग आए हुए हैं और भी कई जगह से लोग आए हुए हैं, अलग अलग स्टेट से आए हुए स्टूडेंट्स हैं, जिनके साथ हम इंटरेक्ट कर सकते हैं और नई चीज़ें सीख सकते हैं। एज वेल एज हम एक मैनेजमेंट पावर कंट्रोल करना आता है हमको कि हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं चीज़ों को। We got selected in Smart India Hackathon. From then on, we started building the model prototype, and it's been such a great honor for us to get selected for the grand finale. And compared to what we learned in the university, actually what we learned from the hackathon is a lot more, and it's such a great experience, ma'am. We are from Telangana, CBIT College, Chaitanya Bharati Institute of Technology and Science.
Okay, what is your project here? Our project is regarding the provisional fund. So mainly our problem statement is regarding how the just like we are taking the so many members are eligible for taking the PF, right? So when they are taking the PF, they so many are eligible, but most of them are not able to take the PF there. So in that case, how many are taking that PF and how many are not able to take that PF? We are just detecting it, and based upon that we are just giving the output how many are not able to take the PF. So we are based upon the Aadhaar card details and voter ID who are not able to take the PF, we are just providing them. We are finally detecting them, and we are just trying to give it. सेज विश्वविद्यालय लगातार पिछले 3 सालों से ये हैकेथॉन ऑर्गेनाइज कर रहा है, जो कि AICT, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन और मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के द्वारा ऑर्गेनाइज़ किया जाता है। और सेज विश्वविद्यालय में ये नोडल सेंटर है, जिसके तहत इस साल करीब 20 से ज़्यादा ग्रुप्स ने पार्टिसिपेट किया है और बहुत वेरियस सोशल रिलेवेंट प्रॉब्लम्स को वो आइडेंटिफाई करके उसको मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट ने दिया है, जिस पे ये स्टूडेंट्स काम करेंगे। मध्य प्रदेश के छात्रों को क्या फ़ायदा मिलने वाला है? बेसिकली जो मध्य प्रदेश का जो सामाजिक जीवन है वो कृषि प्रधान है, और जो भी सामाजिक प्रश्न है, जो भी कृषि से संबंधित प्रश्न है, जैसे कि हम कार्बन इमिशन किस तरह से कम करें, किस तरह से आम आदमी का जीवन अच्छा हो, और ये सारी समस्याओं का समाधान इस हैकेथॉन के द्वारा ये छात्र ढूंढेंगे, और इससे आने वाले समाज के लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा होगा। विभिन्न सॉल्यूशंस को लेकर यहाँ उपस्थित हैं। इस बारे में हमें विस्तार से जानकारी देने के लिए इस कार्यक्रम के स्पोक पर्सन सेज यूनिवर्सिटी से मिस्टर निशांत विजयवर्गीय जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। तो निशांत जी, आप हमें इस कार्यक्रम के बारे में विस्तार से बताइए। स्मार्ट इंडिया हैकेथॉन एक ऑल इंडिया इनिशिएटिव है जो AICT और MIC द्वारा स्टार्ट किया गया था। स्मार्ट इंडिया हैकेथॉन पिछले 5 वर्षों से चल रहा है और इसमें टीम्स फ्रॉम ऑल ओवर इंडिया पार्टिसिपेट करती हैं और गिवन प्रॉब्लम स्टेटमेंट पे अपना सॉल्यूशन प्रेजेंट करती हैं। सेज यूनिवर्सिटी इंदौर पिछले 3 सालों से इस इवेंट को ऑर्गेनाइज़ करा रहा है और 2022 में ये फिज़िकल हो रहा है। पिछले 2 साल से ऑनलाइन हो रहा था कोविड के चलते। यहाँ पे हमारे यहाँ बहुत डिफरेंट स्टेट्स से टीम्स विज़िट करी हैं और उनके साथ में उनके टीम मेंटर्स हैं जो 36 आवर्स तक नॉन स्टॉप उनका सॉल्यूशन पे वर्क करेंगे और फिर हम प्रोग्राम के इवेंट के एंड में उनको विनर घोषित करेंगे किसी एक टीम को एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट के लिए। टोटल 7 प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स हमारे नोडल सेंटर पे असाइन हुई है। राशि, आप लोग यहाँ किस प्रोजेक्ट के तहत आए हैं? मैम, हम लोग का बेसिकली प्रोजेक्ट मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के ऊपर है एंड हमारी प्रॉब्लम स्टेटमेंट है कि वी आर क्रिएटिंग अ सिस्टम ऑफ ड्राइंग अ कंप्लीट पॉलीगन ऑफ एन स्मॉल एसेट फॉर गवर्नमेंट ऑफिशियल्स। तो इसके क्या सॉल्यूशंस निकाले हैं आपने? मैम, ऑल ओवर हम लोगों ने एक ऐप तैयार किया है इसके लिए। सो उसके द्वारा हम लोग उनकी मतलब प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। जी, कैसा लग रहा है यहाँ आकर? मैम, वी हैविंग अ ग्रेट एक्सपीरियंस। मेरा नाम शशिकांत वर्मा है और मैं बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी से आया। जी सर, भारत सरकार ये जो बच्चों के लिए इस तरह का पहल का आयोजन किया हुआ है, तो इसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? मैं भारत सरकार की इस योजना जो इन्होंने स्टार्ट करी है, इसके लिए उनको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ, क्योंकि इस योजना से बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनको बेनिफिट हो रहा है। ये हमारे फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स हैं जो इस योजना से क्या नाम फ़ायदा ले रहे हैं और ये आगे जाके हमारे क्या नाम देश का फ्यूचर बनेंगे। मेरा नाम है जसकरण सिंह। किस यूनिवर्सिटी से आए आप? ग्राफिक एरा यूनिवर्सिटी देहरादून। जी, किस प्रोजेक्ट के तहत आए हैं? हमारा प्रोजेक्ट है फ्लड डिटेक्शन। तो जो फ्लड है उसको पहले से प्रेडिक्ट करना और उसको अलर्ट करना, तो वो हमारा एप्लीकेशन करता है। जी, तो कब से काम कर रहे हैं आप इस प्रोजेक्ट पर? हम इस प्रोजेक्ट में पिछले 2.5 महीने से काम कर रहे हैं। Hi there, I'm Bhavna Srikantam from Sri Vishnu Engineering College for Women, Bhimavaram, and I'm here to Indore to participate in SIH 2022 for the software edition. And our problem statement is about identifying the PMGS5 flood-prone roads, which are likely to be submerged by, floods, rains, and also the dams overflow.
So we are using React.js and Node.js as our technology stack, and yeah, we are working great. And also coming to SIH Grand Finale is like a boon for us because we are able to meet many people over here, get more connections, talk to many mentors over here, get insights from them, and also, you know, we are getting valuable suggestions from them, and we can also keep our connections in our future for very good exposure. And also we are talking with the industrial experts. Good evening to all. Myself Dilip Kumar. We came from the Sri Vishnu Engineering College for Women, Bhimavaram. It's a Andhra Pradesh. So it's a women's campus. So we all are rate the flood prediction of the rural areas, and it's very useful to the rural areas how to spread the floods and based on the images. So we are all are the working on that floods images. ये बहुत ही प्रसन्नता का अवसर है हमारे सेज यूनिवर्सिटी इंदौर के लिए कि हमें तीसरी बार स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन कंडक्ट कराने का मौका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, AICTE द्वारा मिला है। इस वक्त हमारे कैंपस में 21 टीम आई हुई हैं ऑल ओवर इंडिया से। ये हमारा लगभग तीसरा वर्ष है। लास्ट 2 सालों से हम ये प्रोग्राम आयोजित कर रहे हैं और इस प्रोग्राम में 21 टीमें भाग ले रही है जो कि ऑल ओवर इंडिया से यहाँ पर आई है, जैसे चेन्नई, हैदराबाद, नोएडा और बहुत सारे जगह से ये टीमें आई हुई है और काफ़ी अच्छा प्रोग्राम है जो कि बच्चों को स्किल के लिए डेवलप करता है और हमारे PM नरेंद्र मोदी भी इसको काफ़ी मोटिवेट करते हैं। इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं इंदौर के यशस्वी सांसद श्री शंकर लालवानी जी। उनसे हम चाहेंगे कि वे इस आयोजन के विषय में हमसे कुछ कहें। देखिए, सबसे पहले तो मैं बधाई देना चाहता हूं कि स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन 2022 जिसकी शुरुआत माननीय प्रधानमंत्री जी ने कल ही रात को की है और उन्होंने युवाओं को संबोधित करते हुए ये बात कही है कि जो ये अमृतकाल है, जो आज़ादी का अमृतकाल चल रहा है, और उन्होंने ये भी बात कही कि आज़ादी के 75 वर्ष से लेके आज़ादी के जब 100 वर्ष होंगे तब ये देश जब विश्व का नेतृत्व करेगा, उसमें अगर सबसे ज़्यादा भूमिका रहेगी तो हमारे युवाओं की रहेगी। और युवाओं को उन्होंने आह्वान किया कि जो भी हमारी प्रॉब्लम आती है, विभागों को लेकर समस्या आती है, उसको किस प्रकार हल करें, एक सॉल्यूशन दीजिए। और मुझे इस बात की खुशी है कि देश भर के अनेकों यूनिवर्सिटी में बच्चों ने इसमें हिस्सा लिया है और हमारा मध्य प्रदेश के लिए सौभाग्य की बात है कि हमारे इंदौर के भी बच्चों ने उसमें लगातार इसमें लगे हुए हैं और हिस्सा लिया है। मुझे पूरा विश्वास है कि जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने आह्वान किया पूरे देश को, हमारे खास करके युवाओं को, हैकाथॉन के माध्यम से ये ज़रूर सफल होगा और जो हमारे प्रॉब्लम है, जो समस्या है, उसको निदान करने के लिए एक अच्छा सॉल्यूशन, क्योंकि हमारे युवा, उनकी सोच आजकल बहुत आगे की है। हमारे युवा बहुत आगे तक सोचते हैं और जो जिस प्रकार से माननीय प्रधानमंत्री का विजन है कि देश पूरे विश्व का नेतृत्व करे, उसमें ये हैकाथॉन बहुत सहायक रहेगी। गुड मॉर्निंग, my name is Guru Prasad Datar. I am appointed Nodal Center Head from AICTE for this Smart India Hackathon event. This event for this particular year is getting organized in 75 centers across India. Almost 500 plus problem statements are getting addressed part of this hackathon event, and almost 1,500 plus team members are getting participated. So this is one of the biggest event for this year organized by the central government of India. हमारे साथ हैं मिस नेहा तिवारी। आप यहाँ जूरी पैनल में हैं, तो आप हमें ये बताइए कि यहाँ पर आप किस तरह से काम कर रही हैं। यहाँ पर हम लोग 2 टीम है जिसको हम लोग जज कर रहे हैं। सो राइट नाउ हम लोग इस बेसिस पे देख रहे हैं कि जो बच्चे हैं हमारे वो कितने टेक्निकली साउंड है और वो जिस चीज़ को डेवलप कर रहे हैं वो फ्यूचर में हमारी पब्लिक को, लाइक हमारे नॉर्मल सिविलियंस को, स्टार्टअप्स को किस तरीके से वो हेल्प कर सकता है। सो राइट नाउ दे आर डेवलपिंग अ ऐप जो कि हमारे जो पॉलीगॉन लेवल पर है, जो कि लेंथ और जो उसकी विड्थ है उसको एनालाइज करके वो पर्टिकुलर एरिया को आइडेंटिफाई करेगा। सो वो इस चीज़ में हेल्पफुल रहेगा कि अगर हम लोग सपोज़ किसी लैंड को सर्च करना चाहते हैं तो ऑनलाइन वो लैंड हम लोगों को ईजिली अवेलेबल हो जाएगी। तो दे आर फोकसिंग ऑन इट एंड दे आर वेरी गुड एक्चुअली। सो लाइक इस पैरामीटर्स पे हम लोग उनको टेक्निकली देख रहे हैं कि किस तरीके से वो वर्क कर रहे हैं। हमारे तरफ से उनको हम कुछ इनपुट्स दे रहे हैं कि वो
चीज़ को किस तरीके से डेवलप कर सकते हैं। इसी के तहत यहाँ पर जुम्बा और योग का कार्यक्रम भी रखा गया और उसके बारे में जानकारी हमें दे रही हैं सारिका शर्मा। नमस्कार, मैं सारिका शर्मा, योग प्रशिक्षक। यहाँ पे जो स्टूडेंट्स है 36 घंटे से आप देख रहे हैं कंटिन्यू बिल्कुल लगातार अपनी एनर्जी के साथ लगे हैं। तो थोड़ा इनके चेंज के लिए हमने कुछ छोटी छोटी एक्टिविटीज़ इनके लिए अरेंज की है, जिसमें एक हमने जुम्बा सेशन और एक योगा सेशन लिया है। जैसा आप सभी जानते हैं, योगा से एक हर उम्र के वर्ग के बच्चों का, बड़ों का एनर्जी लेवल बढ़ता है। तो हमने यहाँ पे रात के टाइम पे एक जुम्बा सेशन किया था, जिससे बच्चों में थोड़ी सी एनर्जी आई है। और मॉर्निंग में हम लोगों ने अर्ली मॉर्निंग एक योगा सेशन बच्चों का लिया है। उसमें बच्चों को योगा और मेडिटेशन कराया है। उनसे उनका जो मस्तिष्क है वो काम रहेगा और कंसंट्रेशन बना रहेगा। इससे बच्चे बहुत अच्छे से अपना कार्य पूरा कर पाएंगे। नहीं, ये बहुत ही अच्छा प्रोग्राम है और बहुत ही अच्छा थॉट है कि हम इस तरीके की आयोजन कर पा रहे हैं। इससे कि वी आर डायरेक्टली लिंकिंग विद द स्टूडेंट्स। द गवर्नमेंट इज नाउ लिंकिंग विद द स्टूडेंट्स एंड दे आर प्रोवाइडिंग द सोल्यूशन एट द डोर स्टेप। व्हाट इज़ रिक्वायर्ड, व्हाट आर द हर्डल्स, व्हाट आर द चैलेंजेस। तो इन सब चीज़ों से ये है कि जैसे कि बहुत सारे हमने प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स जो दिए थे, तो उसके सोल्यूशंस हमें मिल रहे हैं और वेल थॉट सोल्यूशंस हैं और फिजिबल हैं, इम्प्लीमेंटेबल हैं। और इसके अलावा जो है जो कॉस्ट इफेक्टिव, सबसे बड़ी चीज़ है कि गवर्नमेंट के लिए कॉस्ट इफेक्टिव है, तो वो भी चीज़ें हैं और एक्यूरेसी है उनके उसमें। स्मार्ट इंडिया हैकेथॉन 2022 के जूरी पैनल्स में से अब हमारे साथ हैं कुछ स्पेशल जूरीज। मेरा नाम राहुल मिश्रा है एंड आई एम हेड ऑफ ग्रोथ एट कॉन्सेप्ट कैंपस टेक इंडिया एंड कनाडा। My name is Mradul Chaturvedi, or I come from industry, so I come from AI background, and I'm an associate director for a company called SmartTech 21. It's based in USA, Seattle. So I'm here as one of the jury member to understand what's the technical evaluation it has to be, how it should be built, किस तरह से बच्चे कर रहे हैं, उनका गैप इंडस्ट्री और जो उनको कॉलेज की समझ है, इसके बीच में जो गैप्स हैं उनको किस तरह से वो फिल कर सकते हैं। बिकॉज देयर इज़ ऑलवेज अ चैलेंज कि जो बच्चे स्कूल कॉलेजेस में सीख कर जा रहे हैं और जब वो इंडस्ट्री में जाते हैं तो एक अलग ही आयाम उनके लिए खुलता है वहाँ पर जाकर के। तो इस चीज़ को किस तरह से हम फिल इन कर सकते हैं, दैट इज़ वाई आपको सिर्फ मेंटर्स और जूरी के अलावा सम टेक्निकल एक्सपर्ट हैज़ टू बी देयर हु कैन हेल्प देम ब्रिज दिस गैप। सो दिस इज़ व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू। इनको जनरली वो प्रॉब्लम्स दी गई हैं जो कि ग्रास रूट लेवल पर अलग अलग क्षेत्रों में, खास करके ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों के साथ दिक्कतें आती है। जैसे कि कई बार ऐसा होता है कि किसी एम्प्लॉय के खाते में उसकी सैलरी या कोई ग्रांट पहुंचा सरकार की तरफ से, बट उसको पता ही नहीं चला क्योंकि उसके पास शायद फ़ोन नहीं था, उसके पास आधार कार्ड नहीं था, उसके पास खुद का मेल आईडी नहीं था। तो इस चीज़ के लिए एक सोल्यूशन बनाना। फिर कई बार ऐसा होता है, अभी जैसे बहुत बरसात हुई मध्य प्रदेश में, भोपाल में, आसपास के इलाके डूब गए, ग्रामीण क्षेत्रों में सबसे ज़्यादा इसकी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है इस प्रकार की। तो एक ऐसा भी सोल्यूशन यहाँ पर प्रस्तुत किया गया जहाँ पे स्टूडेंट्स को वर्क करना था कि रोड को चेक करके बताए कि कौन सा एरिया ऐसा है जो कि बाढ़ से ज़्यादा पीड़ित होने का मादा रखता है। सर जूरी पैनल में शामिल है, तो मैं सबसे पहले आपका परिचय जानना चाहूँगी। मेरा नाम अनिरुद्ध है। मैंने 2019 SIS हैकेथॉन में पार्टिसिपेट करा था और मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है यहाँ के जोश देख के। जो बच्चे मेहनत कर रहे हैं, अलग अलग स्टेट से यहाँ पे आए हैं ट्रैवल करके, तो काफ़ी अच्छा माहौल है, काफ़ी जोश देखने को मिल रहा है। मेरा नाम तनवीर सिंह भाटिया है। मैं 2018 के मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स से था। तो उसमें मैंने हम लोगों ने जो भी ट्राइबल लोग होते हैं उनका जो भी प्रॉब्लम्स होते हैं वो बहुत सारी स्कीम्स में जुड़े होते हैं, लेकिन उन्हें पता ही नहीं होता उनकी स्कीम्स के बारे में। तो हम लोगों ने एक ऐसी एप्लीकेशन डेवलप की थी जिससे उन्हें यूनिकली आइडेंटिफाई हो पाए कि कौन सी उनकी स्कीम्स हैं। तो बहुत हेल्प हुई थी उन्हें और वी वर द विनर ऑफ दैट पर्टिकुलर मिनिस्ट्री इन 2018। सो हम यहाँ पे एज अ जज आके बहुत अच्छा एक्सपीरियंस कर रहे हैं और हमें पता लग रहा है कि बच्चों में अभी भी कितना जोश है और हमें बहुत नॉस्टैल्जिक फील हो रहा है कि हम लास्ट टाइम का हम एक्सपीरियंस जो है वो वापस से रीइन्वेंट कर पा रहे, देख पा रहे हैं वापस। तो ये था स्मार्ट इंडिया हैकेथॉन 2022। देश के विभिन्न शहरों से आए इन छात्रों के पास किसी भी समस्या के लिए और किसी भी काम को सरल ढंग से करने के लिए ढेरों सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन है। ऐसे इवेंट्स में यूथ इन्वॉल्वमेंट को देखकर लगता है कि यकीनन हमारे देश का भविष्य सेफ हैंड्स में है। और यकीनन सृष्टि, अगर बच्चे देश का कल हैं तो युवा देश का आज है।
बिल्कुल सही कहा। और उसके साथ साथ अभी मैंने रिसेंटली पढ़ा कि जो CUT के परसेंटेज आए हैं उसमें 21,000 स्टूडेंट्स के 100 परसेंटाइल्स बने। 100 परसेंटाइल? इतने तो मेरे 10th स्टैंडर्ड में भी नहीं आए थे मार्क्स। लेकिन आजकल हर जगह नए रिकॉर्ड्स बनते दिखते हैं। जैसे सृष्टि, भोपाल में 25,000 लोगों ने रक्तदान करके एक नया वर्ल्ड रिकॉर्ड स्थापित किया है। और उसके साथ साथ 17 यूथ एथलेटिक्स जो है वो भी इस बार मध्य प्रदेश में हमारे भोपाल में ही हो रहा है। कितने सारे यूथ पार्टिसिपेट कर रहे हैं, इससे ही तो कहते हैं इनक्रेडिबल इंडिया। बिल्कुल सृष्टि, हमारा यूथ हर फील्ड में नए मुकाम हासिल कर रहा है और आज हमारे साथ जुड़े हैं कुछ ऐसे ही टैलेंटेड युवा। आइए देखते हैं उनकी ये प्रस्तुति।
दोस्तों आजकल एक ट्रेंडिंग टॉपिक बन गया है स्टार्टअप्स। वैसे बिजनेसेस तो पहले भी होते थे, लेकिन अब उनको एक कूल फैक्टर मिल गया है, इसीलिए हर कोई एंटरप्रेन्योर बनने की चाह रखने लगा है। जहां देखें वहां नए नए स्टार्टअप्स खुल रहे हैं और नए नए टैलेंट्स उभर कर सामने आ रहे हैं। हाँ, और उसके साथ साथ जहाँ देखो वहाँ वहाँ मत पूछो कहाँ कहाँ, हर जगह हमारे न्यू स्टार्टअप्स, हमारे जो यंग लीडर्स हैं वो आगे बढ़ते जा रहे हैं और उसके साथ साथ वो अपना बेस्ट परफॉर्मेंस दे रहे हैं। उसके साथ साथ मैंने एक और चीज़ पढ़ी अभी रिसेंटली, स्टारबक्स के जो CEO हैं वो भी इंडियन है। क्या बात है। ऐसे में करियर तो एक बहुत ही क्रूशियल टॉपिक बन जाता है सृष्टि, और आजकल का युवा न सिर्फ एक जॉब सीकर बल्कि एक जॉब प्रोवाइडर बनने की भी कोशिश कर रहा है। ऐसे में वक्त बहुत कम है और करने को बहुत कुछ, पूरी दुनिया खुली पड़ी है। इसीलिए अब हम बढ़ रहे हैं हमारे कार्यक्रम के नेक्स्ट सेगमेंट रोजगार डायरी की ओर। आइए मिलते हैं शुभम से और जानते हैं कि आज के युवा के लिए क्या क्या करियर ऑप्शंस अवेलेबल हैं। हेलो दोस्तों, मैं शुभम अस्थाना आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे शो के इस सेगमेंट जिसका नाम है रोजगार डायरी में। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि हम सभी युवाओं को इस समय रोज़गार की कितनी आवश्यकता है और हमारे शो का यही सेगमेंट आप सभी की इसी में मदद करने की कोशिश करता है। तो आइए आज हम शुरुआत करते हैं हमारे शो की पहली रोज़गार विज्ञप्ति से। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया द्वारा क्लैरिकल कैडेट में जूनियर एसोसिएट के रिक्त पदों के लिए विज्ञप्तियाँ जारी की गई हैं। इसमें कुल 5000 से ज़्यादा पद शामिल हैं। इसकी आयु सीमा 20 से 28 वर्ष तय की गई है। आवेदन करने की अंतिम तिथि 27 सितंबर 2022 है। यूपीएससी ने सीनियर डायरेक्टर और डेप्यूटी डायरेक्टर जैसे अन्य पदों के लिए विज्ञप्तियां जारी की हैं। इसमें कुल 54 पद शामिल हैं। अभ्यर्थियों की आयु सीमा 30 से 50 वर्ष के बीच होनी चाहिए। आवेदन करने की अंतिम तिथि 29 सितंबर 2022 है। इन विभिन्न पदों की शैक्षणिक योग्यता और अन्य जानकारी आप www.upsc.gov.in पर जाकर प्राप्त कर सकते हैं। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र के मुख्य अधिकारी के तहत मेडिकल एवं तकनीकी जैसे अन्य पदों के लिए विज्ञप्तियां जारी की गई हैं। इनमें कुल 51 पद शामिल हैं। आवेदकों को फीस के तौर पर 500 रुपये की राशि जमा करनी होगी। इन पदों पर उम्मीदवारों का चयन इंटरव्यू के आधार पर किया जाएगा। अगर आवेदन पत्र अधिक आते हैं तो रिसर्च सेंटर उम्मीदवारों की स्क्रीनिंग परीक्षा आयोजित कर सकते हैं। इसके लिए मिनिमम आयु 18 वर्ष तय की गई है। आवेदन के लिए आप 30 सितंबर 2022 तक इनकी ऑफिशियल वेबसाइट www.barc.gov.in पर जाकर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड में इंजीनियरिंग पदों के लिए विज्ञप्तियां जारी की गई हैं। इनमें कुल 150 पद शामिल हैं। इनके लिए आयु सीमा 27 वर्ष व उससे अधिक तय की गई है। आवेदन की अंतिम तिथि 4 अक्टूबर 2022 शाम 5 बजे तक है। जनरल, EWS, OBC कैटेगरी के उम्मीदवारों के लिए फ़ीस 500 रुपये है।
जबकि प्रोसेसिंग फ़ीस 300 रुपये है। जबकि अनुसूचित जाति एवं जनजाति PWD भूतपूर्व सैनिक श्रेणी के उम्मीदवारों को आवेदन शुल्क से छूट दी गई है। नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड डेवलपमेंट नाबार्ड में डेवलपमेंट असिस्टेंट समेत पदों पर विज्ञप्तियां जारी की गई हैं, जिसके लिए 25 से 35 साल तक के ग्रेजुएट कैंडिडेट्स 10 अक्टूबर 2022 तक नाबार्ड की ऑफिशियल वेबसाइट nabard.org पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए 177 विज्ञप्तियां जारी की गई हैं। उम्मीदवारों का चयन प्रीलिम्स के तौर पर ऑनलाइन एग्ज़ाम्स के तौर पर होगा, जिसका आयोजन 6 नवंबर 2022 को होगा। तो दोस्तों, आज के हमारे सेगमेंट में बस इतना ही। मैं उम्मीद करता हूं कि हमारे इस सेगमेंट से युवाओं को ज़रूर मदद मिली होगी। तो अब मुझे यानी कि शुभम अस्थाना को दीजिए इजाज़त। धन्यवाद। तो दोस्तों, ये थी कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशंस। मैं तो कहती हूँ लिख ही लो इन्हें, क्योंकि मेरे साथ पता है क्या होता है, अगर मैं लिखूँ नहीं ना तो मैं चीज़ें भूल जाती हूँ। होता ही है बिल्कुल सृष्टि, इसीलिए तो कहते हैं कि काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में प्रलय होएगी, बहुरी करेगा कब। बिल्कुल सही कहा अक्षय, क्योंकि पता है अभी रिसेंटली आज ही मेरे पापा मुझसे पूछ रहे थे इलेक्ट्रिसिटी का बिल भर दिया क्या। उनने मुझे बहुत टाइम पहले बोला था और आज लास्ट डेट थी और मैं आज भी भूल गई। सृष्टि, तुमने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक निकाला, बिल पेमेंट्स और यूपीआई। दोस्तों, डिजिटल एज में बहुत सारी चीज़ें हमारे लिए बहुत आसान हो गई हैं, लेकिन शायद हमारे जो पेरेंट्स हैं और जो सीनियर्स हैं उनके लिए चीज़ें थोड़ा सा मुश्किल हैं। इसलिए मैं आप सबसे अपील करूंगा कि अपने दिन में से थोड़ा सा वक्त निकालें और अपने पेरेंट्स के साथ बैठें, उनको यूपीआई, ऑनलाइन बिल पेमेंट्स, ऑनलाइन बुकिंग, ऐसी जो छोटी छोटी चीज़ें हैं ये ज़रूर सिखाएं। बिल्कुल सही कहा अक्षय। और इसके साथ साथ जहाँ डिजिटल की बात हो रही है, तो आप भी अपने मोबाइल फ़ोन उठाइए और अगर आपके पास भी कोई ऐसा यंग टैलेंट है, कोई क्रिएटिव चीज़ जो आपने करी हो, जो आप शेयर करना चाहें, तो हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। हमारी मेल आईडी ये रही। बिल्कुल। पर आज तो पता ही नहीं चला ना टाइम कैसे बीत गया। सृष्टि, जब इतने सारे टैलेंटेड यूथ हमारे साथ हों, बातें करने को इतनी सारी हों, तो वक्त का तो पता नहीं चलता है। इसीलिए अगली बार हम फिर लेकर आएंगे कई नए टॉपिक्स, कई और नए टैलेंटेड युवा। तब तक के लिए दोस्तों इजाज़त दीजिए अपने दोस्त अक्षय द्विवेदी और सृष्टि जैन को। नमस्कार।